हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल रियल टॉक विद सुभाष सिंह में। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक रहेगा विकसित भारत। विकसित भारत के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या होने वाला है और क्या हो सकता है या उसके बाद क्या चुनौतियां रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी फिल्टर के, सीधी बात, रियल टॉक। तो सबसे पहले सवाल यही बनता है कि विकसित भारत की परिभाषा क्या है। मेरे साथ शाश्वत भाई हैं, हम दोनों आज डिस्कस करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे। तो शाश्वत भाई, विकसित भारत की एक परिभाषा क्या रहेगी जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले, वो भी समझ पाएं और हम भी आपस में समझें कि एक्चुअल में विकसित भारत की परिभाषा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि विकसित भारत की परिभाषा क्या है। विकसित भारत माने डेवलप्ड इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने जो है एक विजन रखा है 2047 तक का कि हमें इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है। तो डेवलप्ड नेशन की जो मेनली आज हम जनरल जो डेफिनेशन ये होती है कि जो कंट्री हर ह्यूमन इंडिकेटर में, जो कि सोसाइटी के जो वेलफेयर इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे जीडीपी हो गया और ह्यूमन वेल्थ हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई और लॉ क्राइम से मुक्त हो गया, उसको ही हम एक विकसित कंट्री बोलते हैं। तो आज के जमाने में जैसे हम विकसित देश दिखते हैं, वेस्टर्न देश है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब विकसित देश है। तो भारत को जो आपने कहा कि विकसित भारत की परिभाषा क्या है, विकसित भारत की परिभाषा यही होगी कि भारत को विकसित बनाना, टॉप 3 इकोनॉमी में लाना, जो दुनिया की मुख्य जो 3 अर्थव्यवस्था है उनमें लाना है, यही एक मकसद रहेगा। साथ में जो हमारा गरीब सेक्टर है, गरीब लोगों का वो है, उसको गरीबी को कम करना है, क्योंकि इंडिया में भी इतनी पॉपुलेशन है कि हमें जो कई गरीब लोग हैं उनकी पहले गरीबी हमें कम करना है। तो वही हमारे लिए विकसित है, वही हमारी डेफिनेशन है विकसित की, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। साथ में हर सेक्टर को, हर वर्ग को समाज के एजुकेशन, हेल्थ और उनके जो इंडिकेटर है, सोशल वेलबींग का इंडिकेटर है, उसको बढ़ाना है। तो वही हमारे विकसित भारत की जो अभी हमारा लक्ष्य है वो रखा गया है मोदी सरकार द्वारा। ठीक है, विकसित भारत की परिभाषा जो मैं समझ पाया हूँ आपके कहने के अनुसार कि भारत में जो अभी गरीबी है ना, बिल्कुल, और जो लोगों पर एक आजीविका और रोजगार की कमी है, वो पूरा करना प्रायोरिटी रहेगा। अगर वो एक जब हो जाएगा तो समझ लो कि भारत विकसित है। अभी हमारे लिए वही है, मतलब हमारे लिए डेवलपिंग है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। चलो ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 बिल्कुल में, मतलब तब तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। तो इसके पीछे क्या लक्ष्य रखा गया है, विकसित भारत हमारे देश का क्या लक्ष्य रखा गया और आपके हिसाब से ये कितना यथार्थवादी है? बिल्कुल, जो उन्होंने हमारे जो आदरणीय पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने जो रखा है विकसित भारत का लक्ष्य, वो ये है कि हम बिल्कुल उसको विकसित बनाएं। और आपने कहा कि कितना यथार्थ है, इसमें यही कहना चाहूंगा कि हमें, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये भी हम जानते हैं। तो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, जैसे आप लगा लो चाइना है, अमेरिका है, तो उस समय मतलब अभी उनकी जो इतनी ग्रोथ है उतनी है नहीं जितनी भारत की बहुत ज्यादा देखी गई है। कोविड के बाद से तो बिल्कुल देखी गई है, क्योंकि कोविड में काफी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, इंडिया ने स्टिल राइज कर रहा है। तो एक समय में जैसे हमारे जो वो होते हैं, सर्वे कई एजेंसीज होती हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, उन्होंने बताया है कि 2080 तक या 2060 के आसपास तक इंडिया जो है दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा बाय जीडीपी। मतलब तो अभी भी जो नापते हैं जीडीपी के थ्रू नापा जाता है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जीडीपी मेनली जीडीपी से नापा जाता है पूरी दुनिया का। अगर आप देखो तो इसलिए तो चाइना जो है दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, वो भी सुपर पावर है, इमर्जिंग सुपर पावर है। हमें पहले डिफरेंस देखना पड़ेगा कि डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री क्या होती है। अगर आप देखो चाइना को कभी भी, अभी चाइना को डेवलप कंट्री नहीं बोला जाता वेस्टर्न इंडिकेटर्स के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जो पर कैपिटा इनकम है वो उतनी नहीं है। वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखो और कनाडा देखो, उनकी इकोनॉमी भारत से भी कम है, अगर आपको पता हो, लेकिन वो डेवलप्ड है। भारत डेवलपिंग है, चाइना डेवलपिंग है। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, तो उतना पर कैपिटा ज्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। तो पर कैपिटा इनकम भी एक फैक्टर होता है। हमने जैसे देखा कि इंडिया भी 4थी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, हमने यूके को पछाड़ दिया था, और हमारे आगे जर्मनी, जापान और मैं मानता हूं कि वो अमेरिका, चाइना है। हम 4थे नंबर पे हैं, हाँ 4थे नंबर पे ही हैं। तो इंडिया में अब लोगों ने काफी बोला कि यार इकोनॉमी तो बढ़ गई, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा कब बढ़ेगी? जीडीपी पर कैपिटा भी फिर भी उतनी ही है। इकोनॉमी क्या होता है कि आप जो इतना भी प्रोडक्शन करते हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
आप देश से आयात निर्यात करते हो वो जीडीपी होती है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है वो भी उतनी है। तो अगर हमें रियल फैक्टर्स में जो वेस्टर्न फैक्टर्स हैं उसके हिसाब से अगर हमें डेवलप्ड बनना है, जिसमें हर आदमी की जो जीडीपी है वो कितनी हो जितनी आज अमेरिका के आदमी की है, तो हमें उसमें कई साल लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है आप ये देखें। तो हमें अमेरिका से दुगनी तिगनी जीडीपी लानी होगी, उसके बाद हमारी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगी। ये अगर हम वेस्टर्न पैरामीटर्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक मतलब ये आ जाता है जैसे आपने कहा। ठीक है शाश्वत भाई, देखो भारत को विकसित बनाने के लिए या विकसित बनाने की जो राह पे चले हुए हैं, इसमें क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं, क्या क्या मतलब ऐसी हर्डल्स आ सकते हैं? बिल्कुल देखिए सर, हम जैसे जानते हैं कि जो इंडियन कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर से एकदम अलग है। तो हर देश के लिए उसकी कल्चर के हिसाब से उसकी डेफिनेशन होती है विकसित की, मैं ये मानता हूँ। हाँ। जैसे वेस्टर्न फैक्टर ये है कि आपको मेटेरियलिज्म चाहिए, भौतिकवाद जिसको कहते हैं कि गाड़ी हो, लेविश लाइफस्टाइल हो, हर आदमी खाए, अच्छा हेल्थ उसमें रहे, हर घर में 10 गाड़ियां हो जैसे यूएस में है। तो अगर मैं उसको इंडिया से कंपेयर करूं तो इंडिया में विकास की परिभाषा वो नहीं होती, अगर आप इस चीज को देखो, क्योंकि इंडिया एक स्पिरिचुअल कंट्री रहा है। तो यहाँ मैं मानता हूँ कि मेटेरियल विकास से ज्यादा स्पिरिचुअल विकास को वरीयता दी जाती है। तो अगर हम उसका एक कॉम्बिनेशन बनाए, जैसे जो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस थी उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि वेस्टर्न कंट्री तो मेटेरियलिज्म में आगे बढ़ गई है लेकिन इंडिया स्पिरिचुअलिटी में आ गई, तो हमें भी उनकी तरह ही बनना है और उसके साथ एक विकास, उसका एक तालमेल बना के चलना है। तो इंडिया का मतलब हमारा विकास का यही हो सकता है कि हम सबको साथ लेके चले, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि माँ लक्ष्मी को मानते हैं भारत में, तो उसको धन की देवी कहा जाता है। और अगर हम धन को देखें तो उसमें स्वास्थ्य, हम जब पूजा पाजा करते हैं तो धन वैभव एक कहते हैं ना कि अच्छा यश हो, अच्छा धन हो, अच्छा मतलब क्या मतलब काफी चीजें उसमें जोड़ते हैं। हमारे उसमें जो वेल्थ की डेफिनेशन है वो होती है इंडियन सिविलाइजेशन में कि उसमें हेल्थ भी है, लेकिन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देखो खाली पैसा देखा जाता है, केवल उसको हम कहते हैं कि पैसा, एक शब्द होता है ना पैसा, किसी भी तरीके से कमाया जाए, तो वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि आप बमबारी करो दूसरे देशों में, आप समझ रहे हो। तो वो उनका कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट ये सबको साथ लेके चलना है, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा एक संस्कृत का श्लोक है, तो उसके हिसाब से वो हमारा विकसित विकास होता है। तो अगर आप देखो कि भारत ने जो डीप साउथ कंट्री है, डीप साउथ उनको बोला जाता है जो डेवलप कंट्री नहीं है, ग्लोबल साउथ कहते हैं उसको। ऐसे जैसे भारत, ब्राजील, अफ्रीकन देश जो अभी उभर रहे हैं उनको ग्लोबल साउथ कंट्री बोला जाता है। तो उसको उन सभी देशों का जो लीडरशिप है वो भारत ने लिया है कि हमें इन अफ्रीकन देशों को भी साथ में लेके चलना है। उन्हीं अफ्रीकन देशों में पश्चिमी देशों ने कॉलोनियां बनाई, उनको गरीब करके छोड़ा। वहां से अगर आप देखोगे बोट्सवाना है, कई जाम्बिया है, जिम्बाब्वे, कई देश है अफ्रीका में जो अमीर, सबसे अमीर देश है, क्योंकि वहाँ डायमंड की खदान है, सोने की खदान है। उन खदानों को वेस्टर्न जो गोरे लोग हैं वही चला रहे हैं, उनकी वो खदानें हैं। तो भारत ने कहा यार हमें सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि हमारी पॉलिसी, धार्मिक पॉलिसी वही शुरू से ये रहा है। तो हमारे लिए विकास का और धन का जो कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, वेस्टर्न से अलग है। बिल्कुल, वेस्टर्न में खाली पैसा है, कोई गलत काम करो मनी मैटर करता है, आप साम दाम दंड भेद से पैसा कमाओ, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अच्छे तरीके से हम लोग मतलब सुख संपदा, हाँ, सुख शांति ये इन चीजों को मांग, ये हमारा विकास का पैमाना है। तो इंडिया ने जैसे 2047 तक ये कहा है कि हम क्योंकि रीजनल पावर तो है, हमें रीजनल पावर से बढ़ना है, ना केवल दुनिया में अपनी मतलब अपना वो बढ़ाना है, अपना वर्चस्व नहीं बढ़ाना कि दूसरे देशों को दबाओ, बल्कि सबको इकट्ठा करके मानवता की तरफ ले जाना है। तो ये भारत का विकास का पैमाना है। जैसे आपने कहा कि विकास के लिए बाधाएं क्या है भारत में, तो भारत में विकास की बाधाएं अभी कई हैं। जैसे सबसे अहम बाधा ये है कि हमारा इंडिया का जो लैंड मास है दुनिया का, मैं मानता हूँ कि कुछ परसेंटेज है हमारा जो लैंड मास है भारत का, दुनिया के उसमें बहुत कम है, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी लैंड मास में रहती है। तो जब इतने से लैंड मास में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होगी, रिसोर्सेज की कमी होगी। रिसोर्सेज की कमी होगी तो प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, हर आदमी को वो संसाधन टाइमली नहीं पहुंच पाएंगे और बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या बनाएगा कि खाई बना देगा, अमीर के बीच में गरीब के बीच में गैप आ जाएगा। अमीर तो वो है जिसने पोजीशन ले रखी है, कोई बनिया का बच्चा है या कोई बिजनेसमैन है। जैसे हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस देखते हैं आज भारत में, टाटा, अडानी, अंबानी या बिरला हो गए, और पॉलिटिशियंस है, और जो गरीब है वो गरीब होता जाएगा। तो सबसे पहले तो जो अनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ है, जो धन की अनइक्वालिटी है,
अनियमितता है, उसको पहले हमें सही करना पड़ेगा। ये वादा है बहुत बड़ी। मतलब एक चीज जो बोली भी जाती है कि भारत में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, वही वो खाई जो बनी है उसको कम करना है, वही इसकी वादा है। वरना हाँ। खाली 1% ही विकसित होंगे और बाकी 99% देश गरीब रहेगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। दूसरा इसमें जो वादा है वो ये है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, जो पॉपुलेशन बॉम्ब है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। बहुत कंट्रोल कानून सरकार ला रही है, उनको हम लोग को भी चाहिए, जो भी मतलब पब्लिक है या विरोधी अपोजिशन वाले हैं, उनको विरोध नहीं करना चाहिए, इस चीज को सख्ती से होना चाहिए। ये तो देश का कानून बनना चाहिए, देश के भलाई के लिए, देश के विकास और भलाई के लिए। तो आप इस चीज को देखा ना कि रसिया जो है उस सबसे बड़ा देश है दुनिया में पॉपुलेशन, उस एरिया के हिसाब से, लेकिन उसका जो पॉपुलेशन है वो यूपी से कम है, बताओ। जबकि मतलब लगा लो कितनी जनसंख्या स्टेट है खाली। तो इसका कहने का मतलब है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। रिसोर्स माने सुख संपदा, जमीन, पानी, खाना, ये सब रिसोर्सेज है। नीड्स बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, साथ में पेड़ कटेंगे, हाउसिंग बढ़ेगी ना, हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से काफी नेगेटिव फैक्टर में डालेगा। तो मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि जनसंख्या पे एक बिल्कुल नियम आना चाहिए। दूसरा इससे वादा यह है कि जो हमारी जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, हमारी न्यायपालिका एक तरह से सड़ी हुई है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमारी जुडिशियरी बिल्कुल कबाड़ है। हमारी जुडिशियरी में भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां जो जज चुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एक ही परिवार से चुने जाते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? अच्छा, हाँ, आप बिल्कुल बोलोगे। हाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में कोलिजियम सिस्टम है। कोलिजियम सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें जज चुने जाते हैं। बाकी देशों में जो जज चुने जाते हैं संसद द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा, जैसे अमेरिका हो गया, कहीं और हो गया। भारत में क्या होता है, एक कोलिजियम सिस्टम है, उसमें जो जज होते हैं ना, सिटिंग जज होते हैं, जब उनकी रिटायरमेंट होनी होती है तो वो ही 5 लोग फैसला करते हैं आपस में कि इसको जज बनाना है। अच्छा, इसको कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं। और वो क्या करते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि नेता का बच्चा नेता ही होता है भारत में ज्यादातर, तो जज के बच्चे भी जज ही होते हैं। तो वो अपने ही बच्चे को, परिवार को, भतीजे को वो क्या कर लेते हैं, जज बना देते हैं, और एक ही परिवार जो है जज बन जाता है। ये इस देश में देखा गया है और कई फैक्टर में देखा गया है। मतलब उनमें सब में क्या यूनिटी रहती है? जैसे आप कह रहे हो कि एक ही परिवार का होगा, हाँ, चुना तो एक ही जाएगा, हाँ, तो रहेंगे तो वो मतलब एक ग्रुप रहता होगा या कुछ? देखो भारत में सीजीआई तो एक होता है, लेकिन जो मेन जज होते हैं कितने होते हैं, 5-6 ऐसे कुछ होते हैं। तो आपस में तय कर लेते हैं कि किसको जज बनाना है, मिल बांट के। अगर उनका एक्सपीरियंस है भतीजा का, उनका परिवार का, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, इस बार बना दो, अगली बार तुम किसी को और बना देना। मतलब सरकार नहीं चुनती, संसद नहीं चुनती, पब्लिक नहीं चुनती, मतलब इसमें लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं होता है। तभी तो वो आपस में चुनते हैं, और जब वो आपस में चुनते हैं तो उनकी एक विचारधारा चलती है, और फिर हम जुडिशरी में ऐसे फैसले देते हैं। हमने देखा है आपको कि कई जैसे रेपिस्ट है, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा, वो छोटी छोटी बच्चों के साथ वो कन्विक्टेड है, उनको हाई कोर्ट स्टेट का उनको फांसी देता है या वो देता है, उनको छोड़ देता है। भाई कहाँ है, कितने करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। इतना तक कि अब मैं एक और चीज बताऊंगा, हम क्योंकि अक्सर हम नेताओं को गाली देते हैं ना, आपने सुना होगा, हमने सुना होगा, इसको गाली दे दो, उसको गाली दे दो। हम कभी जजों पे सवाल नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि वो बच जाते हैं। आरटीआई है, आरटीआई जजों के ऊपर लागू नहीं होता। आरटीआई मैंने आपको पता होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आरटीआई से हम किसी सरकार का जो बजट है उसका पता कर सकते हैं, उन्होंने कितना खर्च किया। हम आरटीआई से जो जज है ना, उनकी प्रॉपर्टी नहीं जान सकते कितनी। उन पर लागू क्यों नहीं आरटीआई? नहीं होता, उन्होंने ऐसा कानून बना रखा कि नहीं होता। इससे क्या होगा, वो कहाँ कितना कमा रहे, क्या कर रहे हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मेन बात है क्रेडिबिलिटी नहीं है जुडिशरी की, इसलिए तो कई करोड़ों केसेस पेंडिंग है। जुडिशरी एक सबसे बड़ा सिस्टम है, क्योंकि स्तंभ है लोकतंत्र का भारत में। सिस्टम को जो गड़बड़ा रहा है, कई केस पेंडिंग है, कोई गलत काम हो रहा है, वो वहां चले जाएगा, तो वो हॉल्ट हो जाएगा, सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। तो ये कई जगह तो मैंने देखा कि जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव जो कार्य प्रणाली होती है, जिसको हम सरकार बोलते हैं, उसके काम में भी, उसके एरिया में भी आने की कोशिश की है। मतलब जैसे कोई सरकार कानून बनाती है तो संविधान में ये है कि न्यायपालिका की एक हद तक उसमें लिमिट होगी, उसको पूरा कैंसिल नहीं कर सकती उस काम को, वरना सरकार किस चीज की। लेकिन अब अपने राइट से भी बाहर जाने की कई बार कोशिश की उन्होंने, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, संवैधानिक तौर पर भी नहीं हो सकता। तो ये भी चीजें वादा हम देखते हैं। अब जैसे एआई, रोबोटिक्स हो गया, ऑटोमेशन हो गया, इन क्षेत्रों में भारत कहाँ पे खड़ा है, और इसके आने के बाद देश के विकसित बनाने में ये मदद करेगी ये क्षेत्र, या ऐसा तो नहीं है कहीं देश में बेरोजगारी बढ़ा देंगे? देखिए,
जो जैसे आपने बोला कि ऑटोमेशन या एआई रोबोटिक वाला चीज जो आ रही है भारत में भी बढ़ रही है काफी तेजी से। ऐसा नहीं है, यहाँ भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे हम आईटी हब जो है बेंगलुरु है, तो वहाँ कई कंपनियां इस चीज में काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप इसको देखो ना कि अभी भी इंडिया इतना नहीं है कैपेबल, ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि हम अभी भी सर्विस प्रोवाइडर है, हमारा अपना कुछ नहीं है। अगर आप देखो विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे शिवनादर की एचसीएल हो गई, ये खाली सॉफ्टवेयर बना के एक्सपोर्ट करती हैं। आईटी सेक्टर में हम लोग सर्विसेज ज्यादा सर्विस दे रहे हैं, हम अपना मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम अपना नहीं बना रहे कुछ, कि जैसे हमने अपना बना दिया। अब जैसे एक आपने भी सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर रहा है, क्या नाम है उसको मैं भूल रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के जैसे जो सिस्टम प्रोडक्ट्स हैं उनको रिप्लेस करेगा। अभी नाम आया था कुछ दिनों पहले, जो हो बिल्कुल सही। तो जैसे जो हो है, तो उसने अब एक शुरुआत कर ली है अपना प्रोडक्ट बनाने की। तो अब वो खाली सर्विस नहीं देगी, वो कंपनी वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर थी, सॉफ्टवेयर बनाती थी, बल्कि उसने अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, सर्विस प्रोडक्ट, जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट की तरह काम करेगा, वही है, मतलब लगभग वही है। और अब उसको इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि हमारे रेलवे जो है वहाँ यही सॉफ्टवेयर यूज होगा। रेलवे में मैंने सुना है धीरे धीरे हर मंत्रालय में शुरुआत हो जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है। इससे क्या होगा कि इससे पुश मिलेगा किसको, जो बनाने वाले हैं। अब इससे नए नए इनोवेटर आएंगे, वो देखेंगे हाँ यार हमारा प्रोडक्ट भारत में चलेगा, सरकार इसको सब्सिडी भी देगी और सरकार इसको पुश भी करेगी कि हमारे उसमें तो हर लोग खुद ही बनाना चाहेंगे। पहले क्या होता था, बनाते भी थे तो उनको डर होता था कि यार इनकी मोनोपोली है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की तो इतना बड़ा ब्रांड है, हम अगर उतारेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, भारत में कोई नहीं खरीदेगा। तो जब भारत सरकार खुद उसको चला रही है, तो हम आम लोगों के अंदर भी चीज आएगी कि नहीं हमें माइक्रोसॉफ्ट छोड़ना है, जो हो चलाना है। एक वो मेक इन इंडिया वाली फीलिंग आई है। तो ये चीज सबसे आपने बोली। पर आपने जो बोला कि रोबोटिक की आई, अभी मैंने समझता हूँ कि हम इस मुकाम पर हैं, ये मेरा मानना है। स्टार्टअप में, हाँ स्टार्टअप में, कि कोई स्टार्टअप बना दे, वो कर दे, कि अभी हम उसमें नहीं है कि हम एआई का अपना कोई ऐसा बना, चैट जीपीटी जैसा बना दे। हम खाली उनको यूज कर रहे हैं, अभी हम खाली टूल को यूज कर सकते हैं, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन उसको यूज कराना सिखा सकते हैं। हम खुद नहीं बना रहे उनको अभी। और अगर बनाएंगे तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बेरोजगारी लाएगा, क्योंकि भारत का जो अधिकांश जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है। हम देखते हैं सर्विस एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में ज्यादातर ये चीजें यूज होंगी। अगर वो सर्विस सेक्टर में आ गई तो बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ेगी अगर आएगी। अभी वैसे नहीं, बेरोजगारी बढ़ी तो फिर हमारा जो मेन, जैसे आपने पहले बताया सबसे पहले कि भारत को विकसित बनाने के लिए हमें बेरोजगारी ही खत्म करनी पड़ेगी। ये तो फिर बिल्कुल उस पे अटैक हो जाएगा बिल्कुल। और फिर हमारे जो एक राह पकड़ी हुई है विकसित बनने की, तो ये उसमें एक बहुत बड़ा रोड आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि कॉमन सी बात है, बेरोजगारी बढ़ेगी तो जो डोमेस्टिक नीड है वो कम हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। नीड कम हो जाएगी तो फिर अगर बाहर से भी वो होता है, हम इंपोर्ट करते हैं, वो कम हो जाएगा, कंपनियां कमाएंगी। सिर्फ एक पूरी साइकिल होती है ना, बिजनेस साइकिल, वो हो जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अपवाद है कि वो उसको करेगी। ये बहुत बड़ा एक मतलब डाउटफुल केस रहेगा कि क्या हो जाएगा अगर एआई ने बहुत ज्यादा जॉब खाली। तो ये भी, इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके से बैलेंस बनाना है, क्योंकि देश चलाना बहुत आसान चीज नहीं होती। हमें किस तरीके से बनाना है, हमें पता है कि जनसंख्या भी बढ़ रही है, हम गुलाम भी रहे हैं इतने सालों तक। हम इसमें, ये हमारे कोई वो नहीं है, फॉल्ट नहीं है, ये था पुराने लोगों का था। लेकिन हमें अब इस चीज को सुधारना चाहिए। जुडिशरी को, जैसे पॉलिटिक्स को, सरकारी जो पैसा है उसको बर्बाद ना करके, बल्कि जो हम मुफ्त की, इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि विकसित भारत में वादाएं क्या है। जैसे आपने कहा कि हम जैसे चुनाव जीतने के लिए फ्री की स्कीम चलाते हैं, दिल्ली में चल रही है अलाना योजना, फलाना योजना, उसमें सरकार का कितना पैसा जाता है? वो सरकार का पैसा जाता है, टैक्स पेयर का पैसा होता है वो सारा। जो पैसा सारा जा रहा है तो उससे फिर अमाउंट बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, क्योंकि हमसे तो लेंगे वो बाद में। अगर आप देखो, कभी हमने अरविंद केजरीवाल का मॉडल देखा, फ्री बिजली कर दूंगा फ्री, अरे भाई वो पैसा कहाँ से आएगा? वो हमसे तो लेगा पैसा, वो अपनी जेब छोड़ देगा। जो भी साइकिल चलती है वो हमसे चलती है, टैक्स मिलता है, फिर सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, हमारे रोड बनती है, वो साइकिल है एक। बैंक को पैसा मिलता है, हमसे बैंक लेता है, ये साइकिल होती है, इकोनॉमिक मनी साइकिल होती है। तो वैसे अगर ये फ्री की योजनाएं चलाएंगी सरकारें, तो टैक्स बढ़ेगा, हम पे लोड पड़ेगा। और जो R&D है देश का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें पैसा बिल्कुल नहीं जाता, आपने भी देखा है। तो विकसित कैसे बनेंगे? अपने हथियार कैसे बनाएंगे? आप खुद बताइए। अपनी साइंस की जो हमारे पेपर्स हैं वो कैसे रिलीज करेंगे? साइंटिफिक जो खोजें होती हैं वो कैसे होंगी? तो अगर आप देखो तो हम आज भी पीछे हैं साइंटिफिक पेपर्स में, मतलब जो रिसर्च होती है उसमें पीछे हैं। सदा चाइना है अगर हम देखें, फिर US है, फिर जर्मनी, जापान जैसे देश हैं, हम आज भी पीछे हैं रिसर्च में। इसमें एक चीज ये भी तो आ जाती है कि देखो, हम लोग विकसित बात कर रहे हैं,
डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप्ड हुए नहीं है। डेवलपिंग है। और इसमें खेलों का भी तो बहुत बड़ा वो देखा होगा आपने, खेलों का भी तो बहुत बड़ा आप देखो कि भारत में खेलों को इतना प्रोत्साहन दिया जाता है, पर हम लोग आज भी ओलंपिक्स में इन बड़ी बड़ी कंट्रियों से तो बहुत बहुत ज्यादा पीछे हैं। मेडल टैली जब भी देखो तो हम लोग को ऐसा लगता है, बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है कि ये लोग कहाँ 50-50 60-60 गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, हम एक गोल्ड मेडल लेके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि गेम्स का भी एक अहम योगदान होता है। जैसे चाइना देखा है, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल चाइना लेता है, अमेरिका लेता है, यूएस लेता है, ऑस्ट्रेलिया भी लेता है, छोटा सा देश है, छोटा सा देश है। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद भी हम 5-10 गोल्ड मेडल लेते हैं, ऐसा क्यों है? 5-10 में नहीं होता कई बार। हाँ मतलब एक बात है सर, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वो देश है वहाँ गेम को पुश किया जाता है, बिल्कुल एकदम नियम से, रूल से, वहाँ फैसिलिटीज दी जाती हैं, आप गेम के लिए खेलें, ना कि अब जैसे मैंने एक उदाहरण देखा था, उत्तराखंड की टीम है, क्योंकि उत्तराखंड नेशनल गेम है फुटबॉल, मतलब स्टेट गेम है। तो एक बार कोई स्टेट की टीम आई, मतलब कोई गेम जो टीम थी मतलब उत्तराखंड स्टेट की, वो कहीं जा रही थी नेशनल खेलने। अब वो फुटबॉल में बैठे थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, और मंत्री आ रहा आराम से, जो एक खेल मंत्री था स्टेट का, वो अपनी गाड़ी में उतर रहा है अपने काफिले के साथ, वो नीचे बैठे हुए। मतलब जो आपने स्टेट जिस गेम को आपने वो करना है, प्रोवाइड करना है, उनकी हालत है। मेन बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में केवल एक ही गेम को देखा ज्यादा, आपको पता है, मुझे पता है, क्रिकेट। और जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कॉलोनियल मेंटेलिटी हटानी है, जो देश में गुलामी थी उसकी निशानियों को हटाना है, ये मेरा मानना है। कई लोग ऑफेंड हो सकते हैं, वो क्रिकेट लवर है, मैं तो कहता हूँ क्रिकेट भी एक कॉलोनियल प्रोडक्ट है जो अंग्रेज हमें छोड़ के गए हैं। हाँ। बिल्कुल। तो जैसे हम देखते हैं दुनिया में हम भारत में क्रिकेट को ज्यादा पुश किया जाता है। क्रिकेट एक्चुअली में कॉलोनियल प्रोडक्ट है जो ब्रिटेन ने दिया है, पूरी उसको, जहां जब ब्रिटेन की कॉलोनीज रही हैं, जैसे भारत हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि भारत का हिस्सा थे, जिन देशों को अंग्रेजों ने रूल किया, हाँ, वही ये गेम खेले जाते हैं, वही क्रिकेट खेला जाता है। आप जर्मनी में देखो, वहाँ क्रिकेट नहीं है, फ्रांस में, यूएस में नहीं है, भले आज उनकी टीम बन रही है, पर वहां नहीं है ना, वहाँ के लोग देखते हैं। तो मैं तो क्रिकेट को, अब कई लोग इसमें ऑफेंड हो सकते हैं कि क्रिकेट हुआ है, पर मेरा कहना है कि क्रिकेट के बाहर भी हमें भारत में देखना चाहिए, तभी हम ओलंपिक में कर सकते हैं, खाली क्रिकेट के पीछे ना भागें। सही कह रहे हो, देश के विकास के लिए तो हमें सारे खेलों को पुश करना चाहिए। बिल्कुल। और चाहिए कि भाई वो खिलाड़ी, जैसे अभी नीरज चोपड़ा है, तो ऐसे बाकी खेलों में और भी खिलाड़ी आए, तो उनको प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, फैसिलिटीज दी जाएंगी, और उनको खाली ओलंपिक ही नहीं, मतलब यहाँ पे भी ऐसे इस लेवल पे स्टेट लेवल हो गया या नेशनल लेवल हो गया, ऐसे स्पोर्ट्स का कंपटीशन कराए जाएंगे जहाँ उनको अंदर वो कंपटीशन की भावना है। तो स्पोर्ट्स पे, देश के विकसित करने के लिए स्पोर्ट्स पे भी काम होना चाहिए, है ना, ये तो मेरा भी मानना है। एक और चीज मैं ये बताना चाहूंगा, देखो शाश्वत भाई, भारत में हम विकसित बनाने के लिए कर रहे हैं हम, पर बहुत सी ऐसी चीजें, ऐसे लूप होल हैं, इंडिविजुअल से लेके सरकार से लेके एक एरिया वाइज भी ऐसी चीजें घुसी हुई हैं। स्पोर्ट्स को ले लो कि यहाँ पे क्रिकेट में भी आप देखोगे कि नेपोटिज्म टाइप का काम होता है। आप यहाँ भी हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। मतलब अगर हम जैसे देहरादून में रहते हैं, यहाँ अगर आपको कोई अच्छा खिलाड़ी कोई खेलता होगा, उसके लिए कोई वो नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, या उसको आगे आने के लिए कोई ऐसे ही कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है, या ना उसको मौका मिलने वाला है। वजह यही है, अगर आप देखोगे कुछ पिछले कई सालों की आप हिस्ट्री उठा के देखो, आप ज्यादातर जो बड़े स्टार क्रिकेटर निकले, स्टार वाला सीन बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। क्रिकेटर्स को स्टारडम के तरीके से देखा जाता है कि ये स्टार है, ये स्टार है। तो उस हिसाब से आप देखोगे, हिस्ट्री निकाल के देखोगे कुछ सालों की, तो ज्यादातर बड़े स्टार क्रिकेटर देखोगे मुंबई से निकले हैं, मुंबई, महाराष्ट्र। बिल्कुल सर। उसके बाद अगर आप कुछ और खिलाड़ी देखोगे तो पंजाब से निकले। बाकी आप देख लो, कोई भी स्टार खिलाड़ी होगा किसी और, इतने स्टेट है हमारे यहाँ, 29 स्टेट है, 12 स्टेट है, बिल्कुल, बाकियों की है ही नहीं। एक निकल के धोनी जो वहां से आ गए, वो अपने प्रतिभा के दम पे हुआ या किस्मत के भरोसे जो भी हुआ, पर वो चमक गए। बाकी और खिलाड़ियों के आप जितने बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम ले लो, कपिल देव जी पंजाब से थे, है ना, हरभजन युवराज आया पंजाब से, सचिन है, विराट है, रोहित है, पांड्या है, ये सब मुंबई, सूर्य कुमार है, ये सब मुंबई के हैं।
तो इसमें क्षेत्रवाद बहुत है। बहुत है। और जब तक ये क्षेत्रवाद रहेगा, जब तक एक इंडिविजुअल गरीब को भी मौका नहीं मिलेगा और उनको भी आगे स्टेज पे प्लेटफॉर्म नहीं दिए जाएंगे, तो ये देश को विकसित बनाने में एक हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। बिल्कुल। और मेरे को तो यही लगता है कि बाकी खेल भी इसी वजह से पीछे हैं, क्योंकि जो बड़े लाइमलाइट वाले सिटी हैं वहाँ आपको टैलेंट नहीं मिलेगा, और जहाँ टैलेंट है वहाँ आप जाते नहीं। सही बात है। वहाँ आप जाओगे नहीं, वहाँ आप लोगों को दे नहीं रहे हो फैसिलिटीज, वहाँ के लोगों को पुश नहीं कर रहे हो। और उस लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होगा, तो देश स्पोर्ट्स में कभी भी अच्छे मेडल नहीं लाएगा। क्योंकि आप देखोगे जो बीसीसीआई है दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे ज्यादा पैसा है उस पर। क्यों? क्योंकि आपने क्रिकेट पे ही ज्यादा वो कर रखा है। अब ये बीसीसीआई की तो ये देन है, जब उस टाइम वो ललित मोदी था, उसने आईपीएल ले आया 2008 में, आईपीएल आया था, है ना, 2008 में आईपीएल आया, तो उसके पीछे इतनी टीमें खरीदी गई, बड़े बड़े हमारे देश के दिग्गज उन्होंने टीमें खरीद ली। तो उसमें क्या कर रहे हैं वो, टीमों में अपनी ब्लैक मनी तो लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, अपने ब्लैक मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इन्वेस्ट कर रहे हैं। तभी खिलाड़ियों को, किसी को 27 करोड़ में खरीद रहे हो, किसी को सिर्फ 3 बॉल कराने के तुमने 23 करोड़ दे दिए। सही बात है। तो ये एक बहुत बड़ा, बोलते हैं कि जुआ ही है, जिसमें कि खिलाड़ियों को, अब वो खिलाड़ी जो खरीदे भी जाते हैं, आप देखोगे आईपीएल 2-2.5 महीने चलता है, उस दौरान उनकी एनर्जी, उनका एक लेवल देखो खेलने का आईपीएल में कुछ अलग ही होता है। जब वो नेशनल ड्यूटी करते हैं उस टाइम वो 100% देते नहीं है, बात वही है। और ज्यादातर क्या होता है कि नेशनल ड्यूटी पे जाने के लिए बहाने करते हैं कि कोई खिलाड़ी बोलता है कि मैं तो खाली T20 खेलूंगा, कोई बोलता है मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा, कोई बोलता है मैं वनडे खेलूंगा। बिल्कुल, वजह आईपीएल है। आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि उन्हें फिट रहना होता है। मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ। जैसे विराट कोहली ने ले लिया है, कब लिया, आईपीएल का कैरियर बढ़ाना अपना, क्योंकि वहाँ करोड़ों मिल रहे हैं, आईपीएल में स्टिल खेल रहे हैं, वहाँ पूरे साल ऐश करो, 2-2.5 महीने तो खेलना है अपने, उसके लिए फिट होने के चक्कर में। जैसे आप देखो कि धोनी जी हैं, अभी भी आईपीएल खेलते हैं, लेकिन वहां से उन्होंने कब का ले लिया था भाई। यहाँ तुमको पैसा मिल रहा है, मुझे पता है, तो वहां इनको करना नहीं है, जबकि पैमाना क्या है वही तो है। तो फिर ऐसे में बताओ आप कैसे, आईपीएल बीसीसीआई कराता है, इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी कराता है, दोनों की लेवल पैरामीटर एक ही तो है। तो ऐसा तो नहीं है कि वहां वो फिट है या अनफिट हो गए, भाई बराबर है, पर उनको अपनी एनर्जी बचानी है, जैसे आपने कहा। और इसमें बीसीसीआई की भी वो है, क्योंकि वो उनको वो क्या बोलते हैं उसको, लाइजनिंग दे रहा है, उनको ढील दे रहा है, क्योंकि भाई वो छोड़ रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा, ठीक है, उनको तुम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फी भी दिए जा रहे हो। जब तक आप रूल रेगुलेशन नहीं लगाओगे, जब तक आप स्ट्रिक्टनेस नहीं लाओगे, तो तब तक आप हमेशा ही स्पोर्ट्स में पीछे रहोगे। दूसरी बात है कि बीसीसीआई जैसे वो संगठन है, यहाँ हर वो जो होता है, जिसका जो हेड होता है वो पॉलिटिशियंस का ही रिलेटेड होता है। जैसे हमने देखा अभी होम जो अमित शाह जी, अब तो खैर वो आईसीसी में चले गए, वो थे। राजीव शुक्ला है जो कांग्रेस का है। तो इसमें हर स्टेट में देखोगे तो क्रिकेट वालों का ही आईएएस ऑफिसर या इनकी साठगांठ होती है, हम बिल्कुल देखा है। अरे इस देश को ना पूरा कचरा बनाना। अमित शाह का बेटा तो था वो, बिल्कुल था, क्या था वो, अब जैसा वो, अब तो मेरे ख्याल से पहले सचिव था, अब आईसीसी में चले गया। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स और जो कॉर्पोरेट हाउस है, धांधले हैं, और जो ये पॉलिटिशियंस हैं, और मैं कह रहा हूँ जुडिशरी है, ये आम जनता को पूरा बर्बाद कर रही है देश में, डेमोक्रेसी के नाम पे। ये मेरा मानना विचार है। अब जाके देखो, इन्होंने कानून लाया कि ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल बंद करो, क्योंकि वहां से आ नहीं रहा। इतने टाइम से इनको तब नहीं दिख रहा था कि ये देश की युवा को वो कर रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ये मतलब मनी लॉन्ड्रिंग वाली गेम। बिल्कुल। तब इनको ये नहीं दिखा, इनको अब अचानक ये चीजें दिख गई है। तो ये देश में सब चीजों पे पर्दा जानबूझ कर डाला जाता है। इसमें मैं एक और चीज जोड़ूंगा, इसमें हम वाइंड अप करेंगे कि एक आम आदमी अगर लोन लेता है, मैंने देखा है, और अगर वो कार का लोन ले रहा है तो उसकी कार उठा ली जाती है, ठीक है। और इसी देश में ये सिस्टम है कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या किंगफिशर का जो मालिक है विजय माल्या, ये तीनों जो फिगुटिव है, अरबों का लोन लेके भाग चुके हैं। अनिल अंबानी बच गया, वो यही छोड़ गया देश में, तो उसको सीबीआई उसके यहाँ रेड करती रहती है, लेकिन ये तीनों जो है भाग गए हैं। और इतना तक कि बेशर्मी इस देश की ये है कि हमें लोग जो है, हम आम मिडिल क्लास के लोग हैं, आम लोग हैं। एक चैनल है राज समानी नाम का, राज समानी पॉडकास्ट, मैं इस पे बोलूंगा, वो उसको बुलाता है विजय माल्या को, उसका बिल्कुल पॉडकास्ट लेता है, उसको ग्लोरीफाई करता है कि देखो कैसा पैसा लेके भाग गया, और लोग उसको देख भी रहे हैं। और वो आ रहा है यहाँ, सरकार उसको पकड़ नहीं रही कि भाई कहाँ था ये क्या सिस्टम है, इतना बैंक का पैसा लेके भाग गया, और आप कह रहे हो कि देश विकसित बनेगा। अरे खाक बनेगा विकसित? नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। आम आदमी के लिए कोई नियम है, बड़े लोगों के कुछ नियम है, क्या खाक विकसित बनेगा? और इतने बैंकों को पैसा लेके भाग गया हो, अब बैंक अपना रेट किससे बढ़ाएगी? आम आदमी बढ़ाएगी ना, सीधी सी बात है। मान लो एचडीएफसी से लेके भागा, तो उसका रेट जो बैंक का रेट होगा, या सर्कल रेट होगा, या लोन रेट होगा, आम आदमी तो बढ़ेगा। इंटरेस्ट, रेपो रेट होता है, कहाँ से लेंगे वो? इसमें कहाँ के फिर आरबीआई की पॉलिसीज, वो खाली आम आदमी पे है। तो सर ये चीज मैं कहना चाहूंगा, विकसित नहीं बन सकता बिल्कुल।
चलो दोस्तों, फिर देखिए आप जो हमने आज बात करी, आप हमारे विचार में तो यही है कि विकसित, हम भी चाहते हैं कि भारत विकसित हो। बिल्कुल। मोदी जी का विजन है, ईमानदारी ऑनेस्टी से उन्होंने एक विजन रखा हुआ है। बिल्कुल। तो बहुत से ऐसे हमारे सामने ऐसे रोड़े आएंगे, ऐसे हर्डल्स आएंगी, या अभी भी आप जो हमने डिस्कस भी करी चीजें, ये जब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी, देश को विकसित होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी और भारत को विकसित बनाने में बहुत परेशानी आने वाली है। तो इस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर नए किसी टॉपिक के साथ आते हैं। आप लोग अगर हमारे पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, और चैनल यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।